26 अप्रैल 1986 यानी कि आज से करीब 36 साल पहले सोवियत संघ के अंदर एक ऐसा परमाणु हादसा होता है जिसे आज तक भुलाया नहीं जा सका है। यह इतना भयंकर परमाणु हादसा था कि वहां पर काम करने वाले 32 कर्मचारियों की उसी वक्त मौत हो जाती है और वहां पर फैले न्यूक्लियर रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरीके से जल जाते हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो ऑफिशियल रूप से सामने आए हैं, बल्कि लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि वहां पर तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो चुकी थी। चूंकि सोवियत संघ ने इस पूरे मामले को दबाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार यह मामला दबाया नहीं जा सका। आज इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वहां पर रेडिएशन का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ियों में परमाणु रेडिएशन का शिकार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वो हादसा हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि यह चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट कहां पर है और आखिर किन किन कारणों की वजह से इस न्यूक्लियर प्लांट में इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर के साइड में प्रीपेट शहर में बना हुआ था। यह जगह है बेलारूस की सीमा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण की साइड में है। इस न्यूक्लियर प्लांट से 15 किलोमीटर की दूरी पर चेरनोबिल शहर था। इस इलाके में 12,000 लोग रहते थे। इसके अलावा बाकी इलाकों में खेती का कार्य किया जाता था। हालांकि जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब यह चेरनोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से में आ गया। इस न्यूक्लियर प्लांट में कुल 4 रिएक्टर लगे हुए थे, जिनकी पावर RBM के 1000 की थी। हालांकि अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें काफी घटिया क्वालिटी का पाया गया था। न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट होने के पीछे सबसे बड़ी वजह जो चीज बनी वो था वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया एक टेस्ट। दरअसल जब ये रिएक्टर काम करने लगते हैं तो ये काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अब इसके लिए वैज्ञानिकों ने पास ही में एक आर्टिफिशियल झील भी बनाई थी और वो वहां से ही पाइप से पानी लाकर इसका इस्तेमाल करते थे ताकि उन रिएक्टर को गर्म होने पर ठंडा किया जा सके। 26 अप्रैल 1986 के दिन वैज्ञानिक इस टेस्ट को करने वाले थे। दरअसल वैज्ञानिक ये चेक करना चाहते थे कि अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो उसके बाद भी रिएक्टर कितनी देर तक काम करते हैं, और वो यह भी देखना चाहते थे कि पावर कट करने के बाद न्यूक्लियर टरबाइन कितनी देर तक घूमते रहते हैं और बिजली सप्लाई को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो कूलिंग पाइप लगाए गए थे उनका भी अध्ययन किया जाना था। कुल मिलाकर वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे थे। 25 अप्रैल की रात के करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल को हटा दिया जाता है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक था। उसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी सिचुएशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। दरअसल रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है, लेकिन उस दिन उन्होंने इस बटन को भी बंद कर दिया था। यानी अब अगर कुछ बड़ी घटना हो जाती है तो इमरजेंसी सिचुएशन वाला ये सिस्टम भी पूरी तरीके से ठप हो चुका था, और यही कारण था कि रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया अपने आपे से बाहर हो गई थी और वहां मौजूद वैज्ञानिक इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और अचानक वहां पर बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में भाप और हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगता है। चूंकि वैज्ञानिकों ने कूलिंग सिस्टम को पहले ही बंद कर दिया था तो भाप को कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम बचा ही नहीं था और इस कारण रिएक्टर के अंदर ज्यादा तेजी से भाप बनता गया। वहीं कूलिंग पाइप्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होने लगी और अचानक से रिएक्टर फट जाता है। चारों तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट के कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आसपास की इमारतों में आग लग जाती है। वहां से जहरीली गैस और धूल भरे गुब्बारे निकलने लगते हैं जो हवा के साथ चारों तरफ फैलने लग जाते हैं और लोगों के शरीर के अंदर वो जहरीली गैस श्वास के द्वारा उनके शरीर में जाने लगती है।
वहां पर मौजूद सभी कर्मचारी धीरे धीरे इस रेडिएशन का शिकार होने लगते हैं और उनकी मौत होने लग जाती है। प्लांट में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है। हालांकि जो आग लगी थी वो सुबह करीब 5 बजे के आसपास काबू पा ली जाती है, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक जलती रहती है। उस रिएक्टर में 3 प्रकार का रेडिएशन निकल रहा था। पहला था आयोडीन 131 और दूसरा था सेसियम 134 और तीसरा था सेसियम 137। दोस्तों, आयोडीन 131 का रेडिएशन तो शुरू के सप्ताह भर में ही खत्म हो जाता है, यानी कि सप्ताह भर के बाद इसका असर कम होने लगता है तो लोगों को थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन इसकी वजह से भी जो लोग इसकी चपेट में आए उनके गले में थायराइड की परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन जो बाकी के जो दूसरे रेडिएशन बच गए थे उनका असर ज्यादा लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, 25 अप्रैल की रात को यह घटना घटित होती है और उसके बाद 27 अप्रैल तक उस पूरे शहर को खाली करवा लिया जाता है। यानी उस घटना के तकरीबन 36 घंटे बाद तक इस दौरान ज्यादातर लोगों को उल्टियां हो रही थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आसपास अचानक से वातावरण में ये क्या हो गया है। लोगों में सिरदर्द की समस्या सबसे ज्यादा हो रही थी। लगभग 15-20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसका असर कम नहीं होता है, तो 14 मई तक आसपास के 30 किलोमीटर तक के एरिया को खाली करवा लिया जाता है। इस दौरान तकरीबन 1,16,000 लोगों को उस जगह से निकाला जाता है। हालांकि साल भर बाद तक भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को उस इलाके से निकाल करके एक दूसरे कम रेडिएशन वाले इलाके में भेजा जाता है। दोस्तों, जब यह घटना घटित होती है तो सोवियत सरकार इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश करती है और वह बाकी दुनिया को इस घटना की कोई जानकारी नहीं देती है, और इसी कारण इस रेडिएशन का प्रभाव हवा के साथ मिलकर के बेलारूस की तरफ चला जाता है और मात्र 3 दिन के बाद ही यह रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच जाता है। इतना सब घटनाक्रम होने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने रूस के ऊपर दबाव डाला तब सोवियत संघ ने इस हादसे की जानकारी दुनिया को दी। दोस्तों, सीधे तौर पर तो इस हादसे में करीब 32 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन क्योंकि सोवियत इस मामले को दबाने की कोशिश करता रहा तो असली संख्या कभी सामने आ ही नहीं पाई। लेकिन साल 1991 से लेकर 2015 के बीच, यानी तकरीबन इन 25 सालों में 20,000 से ज्यादा मामले थायराइड कैंसर के सामने आ चुके हैं, और ज्यादातर मामले तो ऐसे थे जो बहुत ही कम उम्र के युवाओं में देखने को मिल रहे थे। इस रेडिएशन का असर इंसानों तक को छोड़िए, पेड़ों को भी इसने जिंदा नहीं छोड़ा। वहां पर आसपास में मौजूद जितना भी जंगल था वहां पर सभी पेड़ इससे मर चुके थे। इसी कारण यह इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट भी कहलाने लगा, क्योंकि रेडिएशन से यहाँ के पेड़ों का रंग लाल अदरक की तरह हो गया था। दोस्तों, इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी उस जगह से रेडिएशन निकल रहा है। तभी तो हाल ही में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इस न्यूक्लियर प्लांट की चिंता सभी देशों को सताने लगी। सबको यह डर लगने लगा कि रूस की कोई मिसाइल गलती से कहीं इस रिएक्टर पर न लग जाए, वरना इस रेडिएशन को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। हालांकि अभी इस रेडिएशन को रोकने के लिए इसे एक कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया है। कंक्रीट के इस ढांचे को बनाने का काम 2006 में शुरू किया गया था, जो 2017 में जाकर के कंप्लीट हुआ, जो तकरीबन इसे 100 सालों तक सुरक्षित रखेगा। अगर आज इस न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों को देखें तो ये काफी प्रकार के जीव जंतु से भरा हुआ है, यानी धीरे धीरे यहाँ पर फिर से बसावट हो रही है। हालांकि इंसानों की मौजूदगी यहाँ तक अभी नहीं हुई है। यहाँ पर अभी भेड़िए, हिरण, बाज, बालू और कई प्रकार के जानवर नजर आते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। प्लांट के चारों तरफ घना जंगल फिर से पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ के पेड़ों में और यहाँ के जानवरों में आज भी रेडिएशन तो मौजूद रहता ही है। हालांकि लोगों के लिए यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से आने जाने की व्यवस्था की गई है ताकि लोग इस हादसे को समझ सके। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। ऐसी और इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।